हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम की तैयारी और इसमें हमने शुरू करा हिंदी विषय। तो हिंदी विषय की संपूर्ण तैयारी हम करेंगे जिससे कि हमें एग्जाम में 100% नंबर आए। तो कक्षा 10वीं हिंदी में हमने गद्य खंड के सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, काव्य खंड के भी सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए थे, दोनों क्षितिज में से थे। और इसके साथ ही हमने कृतिका के भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब एक एक नंबर के प्रश्न हम कर चुके हैं। और इसके बाद जो चौथा वीडियो बना था उसमें हमने काव्य बोध के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, काव्य बोध, महाकाव्य, खंड काव्य, काव्य की परिभाषा, इनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे काव्य बोध के वह हमने कर लिए हैं। और आज हम करेंगे व्याकरण के एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं, व्याकरण के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार हमारे हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद जो अगले वीडियो में हम दो दो नंबर वाले आंसर, दो नंबर के क्वेश्चन करेंगे, उनके आंसर करेंगे तैयार, जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे से तैयारी कर पाए। इस प्रकार हम हिंदी का संपूर्ण तैयारी करने के बाद अगले विषय की तैयारी करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो इकाई 4 दे रखी, इकाई 4 इसमें व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। तो व्याकरण में जो जो प्रश्न यहाँ दे रखे हैं तो वो दे रखे हैं, जो टॉपिक हमें दे रखे हैं वो है भाषा बोध, निपात शब्द, वाच्य, क्रिया के भेद व क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेकार्थी शब्द, समास, विज्ञापन लेखन एवं सूचना लेखन। और यहाँ पर जो आवंटित अंक है कुल 11 अंक यहाँ से है व्याकरण से संबंधित। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 6, तो 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एक एक नंबर के प्रश्न है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसके साथ ही इसमें 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और 3 अंक का भी एक प्रश्न आने वाला है। तो हम आज कर रहे हैं इसके जो 6 अंक है उनकी तैयारी के अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम करने वाले हैं। तो करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है वह है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सही विकल्प का चयन करके हमें यहाँ लिखना है। तो इसमें पहला है त्रिनेत्र में समास है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु या अवयवी भाव समास। तो हमें पता है त्रिनेत्र में कौन सा समास है। त्रिनेत्र में समास यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार यहाँ आएगा द्विगु, द्विगु। लेकिन यदि बहुब्रीहि होता है यहाँ पर, यदि यहाँ बहुब्रीहि भी ऑप्शन में होता है तो हम यहाँ बहुब्रीहि करते, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में ही नहीं था इसलिए हम द्विगु कहेंगे। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। लेकिन जिस समास में कोई दोनों पदों के आधार पर अर्थ न निकल कोई तीसरा अर्थ निकलता, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता। तो यहाँ पे त्रिनेत्र शिव को भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास होना चाहिए था। इसके बाद अगला जो है चिकित्सालय का समास विग्रह होगा। चिकित्सालय का समास विग्रह होगा चिकित्सा का आलय, चिकित्सा का आलय। तो चिकित्सालय का समास विग्रह है। इसके बाद अगला प्रश्न है किस समास में दोनों प्रधान होते हैं? तो इसमें आना चाहिए था किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मोहन बाजार जाता है वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य होगा। तो मोहन बाजार जाता है, इस वाक्य हमें आज्ञावाचक बनाएंगे तो हो जाएगा मोहन बाजार जाओ। तो इसमें ग वाला जो है ये राइट है, मोहन बाजार जाओ। बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है लड़कियां नाच रही होगी वाक्य है। तो कैसा वाक्य है? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ वाच्य पूछा है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य। तो इसमें वाच्य है कर्मवाच्य है, लड़कियां नाच रही होगी में कर्मवाच्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। 3 प्रकार है रचना के आधार पे। इसके बाद अगला प्रश्न है ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है। तो ईश्वर में विश्वास करने वाले को कहा जाता है आस्तिक, आस्तिक कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है अमर किन अनेक शब्दों का एक शब्द है? अमर किन अनेक शब्दों का एक शब्द है? तो इसमें अभी मरने वाला, जो कभी न मरे, मरणशील या
मर चुका हो, तो इसका आंसर आएगा जो कभी न मरे उसे अमर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो दूसरों का उपकार मानता है के लिए एक शब्द है। जो दूसरों का उपकार मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ। इसके बाद अगला प्रश्न है, सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है। तो सब कुछ जानने वाले को कहा जाता है सर्वज्ञ। यहाँ आएगा सर्वज्ञ। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। इसमें पहला है पाकशाला समास का उदाहरण है। तो पाकशाला किस समास का उदाहरण है? तो इसका आंसर आएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। दूसरा, यथाशक्ति में समास होता है। तो यथाशक्ति में समास है अव्ययी भाव समास। तीसरा, वाच्य के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो वाच्य के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, अभी हमने देखे थे। चौथा है, मोहन अच्छा पढ़ा किंतु हार गया। वाक्य है, तो यह वाक्य कैसा है? मिश्रित वाक्य है। यह वाक्य है मिश्रित वाक्य। अगला है रमेश क्या लिखता है। वाक्य है, तो यहाँ पे पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है। तो पिता की हत्या करने वाला कहा जाता पितृहंता। पितृहंता। पितृहंता कहा जाता है। अगला है इस लोक से संबंधित के लिए एक शब्द है। तो इस लोक से संबंधित के लिए हम कहेंगे ऐहिक। इसके लिए शब्द है ऐहिक। अगला प्रश्न है बाजार जाओ सूचक वाक्य, विधि सूचक है आज्ञा सूचक। तो हम आसानी से बोल सकते हैं बाजार जाओ आज्ञा सूचक वाक्य है। अगला प्रश्न है महल के भीतरी भाग को कहते हैं। तो महल के भीतरी भाग को कहते हैं अंतः। अगला प्रश्न है सुबह के बाद का समय के लिए एक शब्द है। तो सुबह के बाद का समय है दोपहर। यहाँ आएगा दोपहर। तो इस प्रकार बहुत आसान से प्रश्न थे। अब अगला जो प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो इसमें खंड अ जो दे रखा उसमें शब्दों के सार्थक योग को नयनाभिराम, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ, कुसुम खाना खाकर चली गई और मुंह चढ़ी बात। जबकि खंड ब है इच्छावाचक वाक्य, मुहावरे वाक्य कहा जाता है, कर्मधारय समास और कर्तवाच्य। तो हम इनकी जोड़ी बना देते हैं। शब्दों के सार्थक योग को वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं वाक्य। इसके बाद अगला है नयनाभिराम। तो नयनाभिराम कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। ईश्वर करे तुम पास हो जाओ ये इच्छावाचक वाक्य है। कुसुम खाना खाकर चली गई कर्तवाच्य है और मुंह चढ़ी बात मुहावरे हैं। इसके बाद अगली जोड़ी देख लेते हैं हम। तो इसमें है खंड अ में दे रखा अंधे के हाथ बटेर लगना, 9-11 होना, निपात शब्द, क्रिया के भेद कर्म के आधार पे और समुच्चय बोधक। और खंड ब है 2 सकर्मक, अकर्मक, ही भी तक, विराम चिन्ह, बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना और भाग जाना। तो यहाँ पे हम जोड़ी बना देंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है बिना मेहनत के लाभ प्राप्त करना। 9-11 होना का अर्थ है भाग जाना। निपात शब्द ही भी तक, क्रिया के भेद कर्म के आधार पे 2 हैं, सकर्मक और अकर्मक, समुच्चय बोधक है विराम चिन्ह। तो इस प्रकार इनकी जोड़ी बनेगी। अगला जो प्रश्न है वह है कर्म। यहाँ पे है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो हमें एक वाक्य में उत्तर लिखना है। यहाँ पर इसमें पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद है, सकर्मक और अकर्मक। अगला है समास के कितने प्रकार होते हैं। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। समास के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, नाम नहीं पूछा है तो हम सीधा लिख देंगे समास के 6 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है चक्र को धारण करने वाला क्या समास होगा। तो चक्र को धारण करने वाला यहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई तीसरा अर्थ निकलता, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ चक्र को धारण करने वाला के वास्तव में अर्थ यहाँ होगा विष्णु, जो कि चक्र को धारण करते हैं। तो चक्र को धारण करने वाला का अर्थ यहाँ विष्णु है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। इसके बाद अगला है उपासना करने वाला क्या कहलाता है। तो उपासना करने वाला कहलाता है उपासक।
अगला जो 5वां प्रश्न है, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का अर्थ है अनपढ़ व्यक्ति। अनपढ़ व्यक्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। तो छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है परास्त करना। परास्त करना। इसके बाद अगला है, किसी कार्य को बार बार करना क्या कहलाता है? किसी कार्य को बार बार करना कहलाता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति कहलाता है किसी कार्य को बार बार करना। तो इस प्रकार यहाँ एक वाक्य वाले शब्द भी हो गए। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य में पहला है, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, तो यह सत्य है। दूसरा है, पचानन में द्वंद्व समास है, तो यह असत्य क्योंकि इसमें द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहलाता है, तो यह सत्य है। अगला है, रात दिन द्विगु समास का उदाहरण है, तो यह असत्य क्योंकि रात दिन द्वंद्व समास का उदाहरण है। ठीक है, रात दिन जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक ही स्थान पर टिके रहने वाले के लिए यायावर शब्द आता है, तो यह असत्य है क्योंकि यायावर शब्द का प्रयोग एक स्थान पर टिके रहने के लिए नहीं बल्कि ऐसे के लिए किया जाता है जो एक स्थान पर नहीं टिकता, उसके लिए यायावर शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है, जिसकी एक आंख हो अंधा कहलाता है, तो यह असत्य है। असत्य है। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 9 प्रकार होते हैं, तो यह भी असत्य क्योंकि अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। इसके बाद अगला है, सिद्धार्थ स्वस्थ है विधिवाचक वाक्य है, तो यह सत्य, यह एक विधिवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, तो यह भी सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो व्याकरण के एक एक नंबर के सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं प्रश्न बैंक में से। इसके अलावा भी जो प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे उसके लिए अलग से वीडियो एग्जाम के टाइम पर बनेगा। इसके बाद इसके जो प्रश्न 30-30 नंबर के 2 अंक वाले प्रश्न है उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।